हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर हम कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की बात करें तो पॉलिटिकल थ्योरी एक एब्सोल्युटली क्रूशियल सब्जेक्ट है, राइट? और जब हम पॉलिटिक्स या राइट्स की बात करते हैं तो सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट जो सामने आता है वो है फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता। आज के इस सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से मास्टर करने वाले हैं। हमें यहाँ सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटने हैं, बल्कि इसके पीछे के कोर आइडियाज को डीपली समझना है, क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस, यहाँ से एनालिटिकल क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स डाइव राइट इन। आज के इस सेशन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्वराज को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, फिर जेएस मिल के फेमस हार्म प्रिंसिपल को समझेंगे, उसके बाद नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के डिफरेंस को क्लियर करेंगे, और फाइनली इस पूरे कॉन्सेप्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़ेंगे। एक बहुत ही स्मूथ लॉजिकल फ्लो होने वाला है आज। ऑलराइट, तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, द एसेंस ऑफ फ्रीडम, यानी फ्रीडम का असल मतलब क्या है। जब भी हम फ्रीडम की बात करते हैं, हमारा ध्यान सबसे पहले उन ग्लोबल स्ट्रगल्स पर जाता है जो अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स यानी अनुचित पाबंदियों के खिलाफ लड़े गए थे। नेल्सन मंडेला का नाम तो सभी जानते हैं। उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमें याद दिलाती है कि उन्होंने अपार्थाइड यानी रंगभेद की नीतियों के खिलाफ कितना बड़ा फिजिकल स्ट्रगल किया। इमेजिन कीजिए 27 इयर्स इन जेल। ये ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि फ्रीडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक्सटर्नल अनजस्ट कंस्ट्रेंट्स को हटाना। अपार्थाइड एक एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट था जिसने एक पूरी कम्युनिटी को उनकी बेसिक चॉइसेस से रोक रखा था। इस बैरियर को तोड़ना ही आज़ादी की पहली सीढ़ी थी। लेकिन क्या कंस्ट्रेंट्स सिर्फ एक्सटर्नल होते हैं? आउंग सान सू की का पर्सपेक्टिव देखिए, जिन्होंने म्यांमार में इतने सालों तक हाउस अरेस्ट झेला। इनका पर्सपेक्टिव एकदम अलग और उतना ही प्रोफाउंड है। उनका क्लियर मानना है कि असली स्वतंत्रता फ्रीडम फ्रॉम फियर है, यानी अंदर के डर से मुक्ति। मतलब समझ रहे हैं, कंस्ट्रेंट्स सिर्फ फिजिकल जेल नहीं होते, बल्कि इंटरनल फियर भी होते हैं। एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए समाज या किसी अथॉरिटेरियन स्टेट के डर से आज़ाद होना उतना ही जरूरी है। सो इन दोनों ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स को कंबाइन करके हमारे पास फ्रीडम की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन आती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दोनों पार्ट्स को हमेशा याद रखिएगा। फ्रीडम सिर्फ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बस कोई रूल्स ना हो तो इंसान कंप्लीटली फ्री है। इसका दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है ऐसी पॉजिटिव कंडीशंस का होना जहां लोग अपनी एबिलिटीज को एक्सपैंड कर सकें, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें और अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकें। इन दोनों चीजों का परफेक्ट बैलेंस ही ट्रू फ्रीडम है। अब इस वेस्टर्न पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं, जो है स्वराज। इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए ये कितना एसेंशियल टॉपिक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान बाल गंगाधर तिलक का ये आइकॉनिक रैलिंग क्राई हर किसी की जुबान पर था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उस वक्त दोस्तों, फ्रीडम सिर्फ एक थियोरेटिकल डिबेट का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये एक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड बन चुकी थी। तिलक के इस एक स्टेटमेंट ने पूरे देश को यूनाइट कर दिया था। लेकिन स्वराज का एग्जैक्ट मीनिंग था क्या? अगर इस वर्ड को ब्रेक करें तो ये दो शब्दों से बना है, स्व यानी सेल्फ और राज यानी रूल। महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज में इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग समझाया। उनके अनुसार स्वराज का मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स का देश छोड़कर जाना नहीं था, यानी सिर्फ रूल ऑफ द सेल्फ नहीं था। इसका मतलब रूल ओवर सेल्फ भी था। अपना आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाना और अपनी पर्सनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, ये अपने आप में एक कंप्लीट लिबरेशन थी। और फिर स्वराज के इस अंडरस्टैंडिंग को और भी ब्रॉड किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 1929 के लाहौर एड्रेस में उन्होंने ऑल राउंड फ्रीडम का विजन प्रेजेंट किया। उनका क्लियरली मानना था कि फ्रीडम सबके लिए बराबर होनी चाहिए, रिच हो या पुअर, मेन हो या विमेन। उन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और कास्ट बैरियर्स को पूरी तरह खत्म करने की बात की। अगर आप इसे ध्यान से एनालाइज करें तो नेताजी का ये विजन एक्चुअली हमारे आने वाले इंडियन स्टेट के कोर गोल्स को दर्शाता है, जो चीजें आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी में क्लियर कट देखते हैं। एक तरफ हमने बात की कि फ्रीडम कितनी वाइटल है, पर अब यहां एक बहुत ही लॉजिकल, टेस्टेबल सवाल उठता है। अगर फ्रीडम इतनी अच्छी चीज है तो सोसाइटी में रूल्स या कंस्ट्रेंट्स की जरूरत ही क्यों होती है? चलिए इस पैराडॉक्स को समझते हैं मिल्स हार्म प्रिंसिपल के थ्रू। लेकिन हार्म प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें उसकी फाउंडेशनल आइडियोलॉजी यानी लिबरलिज्म को जानना होगा।
लिबरलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल लिबर्टी, टॉलरेंस और इंडिपेंडेंट ओपिनियंस को सबसे टॉप पर रखती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो लिबरलिज्म मिनिमल स्टेट इंटरफेरेंस चाहता था, लेकिन प्रेजेंट डे लिबरलिज्म में वेलफेयर स्टेट के रोल को भी एक्सेप्ट किया गया है ताकि सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को टैकल किया जा सके। इस विचारधारा के सेंटर में सोसाइटी नहीं बल्कि इंडिविजुअल होता है। और इसी लिबरल ट्रेडिशन से निकलकर आता है J.S. मिल का फेमस हार्म प्रिंसिपल। इसे उन्होंने अपने एसे ऑन लिबर्टी में प्रोपाउंड किया था। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और उनकी लिमिटेशंस का एक फिलोसॉफिकल बेस है। मिल सिंपल शब्दों में कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की आज़ादी पर कंस्ट्रेंट लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जस्टिफाइबल रीजन हो सकता है, और वो है दूसरों को हार्म यानी नुकसान से बचाना। अगर किसी के एक्शन से डायरेक्टली किसी और को हार्म हो रहा है, बस तभी अथॉरिटी स्टेट पावर का यूज कर सकती है। इस प्योर लॉजिक को विजुलाइज करने के लिए J.S. मिल एक्शंस को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, जो एक्शंस सिर्फ उस इंसान को अफेक्ट करते हैं जो उन्हें कर रहा है। इनमें स्टेट का जीरो इंटरफेरेंस होना चाहिए। दूसरा है अदर रिगार्डिंग एक्शंस, जिनसे बाकी लोग अफेक्ट होते हैं। अब यहां एक कैच है। अगर हार्म बहुत ही माइनर है, जैसे आपके पड़ोसी अपने घर में तेज म्यूजिक बजा रहे हैं जिससे आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, तो इसका अप्रोप्रिएट कॉन्सिक्वेंस सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल होना चाहिए, ना कि डायरेक्टली पुलिस को बुला लेना। लेकिन अगर हार्म सीरियस है, वहां लीगल फोर्स या स्टेट इंटरफेरेंस 100% जस्टिफाई होता है। ये न्यूआंस, ये छोटा सा डिस्टिंक्शन समझना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। हमारे संविधान के आर्टिकल 19 में सिटीजन्स को फंडामेंटल फ्रीडम्स दी गई हैं, राइट? लेकिन साथ ही उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मिल की थ्योरी से अलाइन करता है, यानी रिस्ट्रिक्शंस आर्बिट्रेरीली नहीं लगाए जा सकते, वो जस्टिफाइबल और प्रोपोर्शनल होने चाहिए। आदत के तौर पर या बिना ठोस रीजन के रिस्ट्रिक्शंस लगाना एक फ्री सोसाइटी के लिए डेट्रीमेंटल होता है। मूविंग ऑन, अब हम इस सेशन के सबसे क्रिटिकल कंपैरेटिव एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव लिबर्टी। ट्रस्ट मी, कंपैरेटिव एग्जाम्स में इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा टेस्ट किया जाता है। चलिए इसे एकदम सिंपल टर्म्स में समझते हैं। नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली फ्रीडम फ्रॉम पर फोकस करती है। इसका मतलब है सोसाइटी में एक ऐसा इनवायलेबल एरिया बनाना जहां स्टेट या सोसाइटी बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। कंसेप्चुअल टर्म्स में बात करें तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से मैच करता है, जहां स्टेट को कुछ चीजें करने से स्ट्रांगली रोका जाता है। दूसरी तरफ है पॉजिटिव लिबर्टी, जो फ्रीडम टू का आइडिया है। इसका मानना है कि सिर्फ इंडिविजुअल को अकेला छोड़ देना काफी नहीं है, स्टेट को एक्टिवली ऐसी पॉजिटिव कंडीशंस क्रिएट करनी होंगी, जैसे एक्सेस टू एजुकेशन या मटेरियल रिसोर्सेज देना, ताकि एक इंसान अपना पूरा डेवलपमेंट कर सके। ये हमारे वेलफेयर स्टेट और DPSP के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल इन सिंक्स है। सो थ्योरी वाले पार्ट से निकलकर अब हम एक ऐसे प्रैक्टिकल एरिया की तरफ चलते हैं जिस पर सोसाइटी और लॉ में सबसे ज्यादा डिबेट्स होती हैं, और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फिलोसोफर वोल्टेयर का एक मशहूर कोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की असल स्पिरिट को कैप्चर करता है। मैं तुम्हारी बात से असहमत हो सकता हूं, पर तुम्हारे उस बात को कहने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। ये दिखाता है कि एक फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी को थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस और डिसएग्रीमेंट सहने के लिए कितना कमिटेड होना चाहिए। तो इस सब से एक बहुत ही शार्प एनालिटिकल सवाल पैदा होता है कि क्या एक सोसाइटी किसी बुक या फिल्म को सिर्फ इसलिए परमानेंटली बैन कर सकती है क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए इनकन्वीनियंस पैदा कर रही है। यहां हमें दोबारा मिलके उस हार्म प्रिंसिपल को अप्लाई करना होगा। हमें खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या वो इनकन्वीनियंस सिर्फ एक माइनर हार्म है जिसके लिए सोशल डिसअप्रूवल ही काफी होना चाहिए, या फिर वो एक सीरियस हार्म है जो एक्चुअल स्टेट बैन को लीगली जस्टिफाई करता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां वर्क्स को बैन किया गया है। सोर्स मटेरियल भी यही लिस्ट करता है, दीपा मेहता की फिल्म से लेकर सलमान रश्दी की किताब तक। अब देखिए, यहां किसी स्पेसिफिक आइडियोलॉजिकल साइड को लेना हमारा पॉइंट बिल्कुल नहीं है। हमारा फोकस इस फैक्ट को क्रिटिकली एनालाइज करना है कि जब प्रोटेस्ट होते हैं तो मटेरियल को बैन कर देना स्टेट के लिए एक ईजी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जरूर बन जाता है, लेकिन बैन करने की आदत डालना लॉन्ग टर्म में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की फाउंडेशनल नींव को बिल्कुल कमजोर कर देता है। तो इस पूरे मास्टर क्लास को हम एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पर कंक्लूड करते हैं।
अगर एब्सोल्यूट फ्रीडम से सोसाइटी में केओस होता है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स लगाने से लिबर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बीच वो परफेक्ट बैलेंस आखिर लाया कैसे जाए? एक सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल जजमेंट्स या कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ें, तो इस डेलिकेट बैलेंस को हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। आज हमने फ्रीडम के इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अपने एग्जाम्स में एक डेफिनेट एज देगी। कीप एनालाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।